क्या वाकई जन्मपत्री को सिर्फ गुण मिलान तक ही सीमित कर दिया जाए? क्या हर ग्रह दोष होता है? व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? संभव नहीं है। तो ये दोष क्या होते हैं? मंगल दूषित है तो मंगल दोष कहलाता है। कर्म और भाग्य में आप किसको प्रबल मानते हैं? कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। क्या ज्योतिष विज्ञान है या एक भ्रांति? प्राचीन विज्ञान है। एक ज्योतिषाचार्य के पास हम जाते हैं और कुछ प्रश्न अपने बारे में करते हैं, फिर अलग अलग समय जाने पे बदल सकते हैं। सवालों के जवाब बदलते ही हैं। कोई ऐसी कुंडली आपने देखी जो बिल्कुल असाधारण लगी हो? हाँ जी, बिल्कुल देखिए। एक बहुत बड़े चर्चित राजनेता थे जिनकी सिंगापुर में किडनी फेलियर से मौत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्यागी और हमारे साथ हैं ऑकल्ट साइंस के एक्सपर्ट आइडिया बाबा। आपने विज्ञान विषय में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते हुए आगे विभिन्न सेक्टर्स में अनेक डिग्रियां प्राप्त की हैं, साथ ही ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। इनका मानना है कि ज्योतिष और तंत्र अपने आप में बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है, किंतु कुछ घोर व्यवसायी और अधकचरे ज्ञानियों ने लोगों में भ्रम और डर फैलाकर अपनी तिजोरी भरने का साधन इसको बना लिया है। सबसे पहले तो अपने बिजी शेड्यूल से आप समय निकालकर हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुंडली मिलान के पीछे का असली विज्ञान क्या है। सोशल मीडिया पर जो उपाय वायरल होते हैं, क्या वो सबके लिए होते हैं या केवल वायरल होने के लिए? और ज्योतिष क्या है, ये डर फैलाने का माध्यम है या आत्मज्ञान की कुंजी? अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज यहाँ बात होगी अंधविश्वास की नहीं बल्कि विज्ञान आधारित ज्योतिष की। तो आज ये पहला पॉडकास्ट हम आपके साथ करने वाले हैं और मेरा सबसे पहला प्रश्न है, क्या ज्योतिष विज्ञान है या एक भ्रांति? सचमुच ये एक बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन विज्ञान है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, जो खगोल विज्ञान है वो मूल रूप से ज्योतिष विज्ञान वही है। रेमेडी और साधना इसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इस विज्ञान की अनंतता और असीमितता इतनी है कि इसको डिस्कशन किया भी नहीं जा सकता। भ्रांति तो किसी भी हालत में नहीं है, बस ये है कि जिन खोजा तिन पाइया। लेकिन आज हम वही डिस्कशन करने बैठे हुए हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है। बाबा जी, जैसा ज्योतिष है, ज्योतिष में जन्म कुंडली का बहुत महत्व है। हाँ जी, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जन्म के समय उस जातक के खगोलीय आकाश में नक्षत्र और ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका एक नक्शा होता है जी। यू कैन कॉल इट जस्ट लाइक ए मैजिक बुक ऑफ यूनिवर्स, जो आपके लिए बनी गई है। आपके जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति, उसके आधार पर जो आपका जन्म का आगे की चीज़ें गणनाएं तय की गई है भगवान ने या नियति ने या भाग्य ने, उनका एक नक्शा है। यानी जो नियति ने तय कर दिया वही होना है। हाँ जी, बिल्कुल वही होना। नियति ने जो हमारे लिए एक बार तय कर दिया। और कुछ लोग इस विषय में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि फिर ये तंत्र मंत्र रेमेडी इन सब का क्या उपयोग है, क्या महत्व है। बिल्कुल। वास्तव में नियति में ये भी लिखा होता है कब आपको क्या समस्या होगी, किस ज्योतिषी किस तांत्रिक के पास किस वक्त कितनी बार जाएंगे, कितनी बार लुटेंगे और अंत में कहाँ जाके आपको समाधान मिलेगा। क्या कहने, ये भी लिखा है? इस बात का मैं गवाह हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है। मुझे ये सब कुछ लिखा हुआ मिला कि उम्र के किस दौर में कब क्या होना है आपके साथ। यानी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? संभव नहीं है। नहीं संभव जी, है। संभव नहीं है। जो रेमेडीज हैं उनसे, रेमेडीज पहले से आपके भाग्य में लिखी गई है कि आपको ये समस्या होगी और आप इसका ये उपाय करेंगे। यानी इस रेमेडी से आपको इतना लाभ मिल जाएगा। हाँ जी, वी ऑल जस्ट लाइक अ पपेट। हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, वो नचाए जैसे वो नचाएंगे, उन्होंने पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ। ऑल थिंग्स आर स्क्रिप्टेड इन आवर लाइफ। अच्छा, जैसे कुंडली मिलान होता है, हाँ जी, जब विवाह के समय पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि शादी करनी है तो लड़का लड़की कुंडली मिलाइए। हाँ जी, तो इसका क्या बहुत आवश्यक है? वैज्ञानिक रूप से यदि देखा जाए ज्योतिष विज्ञान के आधार पे तो एक बहुत गंभीर विषय है जन्म कुंडलियाँ। लेकिन आजकल जिस तरह से ज्योतिषी या तथाकथित विद्वान पंडित मिलाते हैं, इसमें कुल 8 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8। उनका टोटल यदि आप काउंट करेंगे तो 36 नंबर होता है। 8 गुणों का, 8 पॉइंट का, 1 से 8 तक टोटल कर लीजिए, 36 हो गया। जो पॉइंट सामने वाले से मिलते जाएंगे उनको मैच करते जाइए। 5 पॉइंट मिल गए सामने वाले से तो 5 और 5 10 हो गया, आपको 5 अंक मिल गया जी। हाँ, इसमें मिलान जो जन्म कुंडली का सही तो वो किया जाता है कि जन्म कुंडली के प्रत्येक हिस्से को दूसरे विपरीत जातक से जन्म कुंडली के उस हिस्से से मिला जाए। इनका देह सुख कैसा रहेगा, इनकी समस्या संतान की क्या रहेगी, ससुराल का आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, आपस में इनकी इंटीमेसी कैसी रहेगी, आगे दाम्पत्य जीवन एक कैसा चलाएंगे। असल में जन्म कुंडली मिलान वो होता है, ना कि सिर्फ 36 अंकों का मिलान। ये तो कोई भी कर सकता है। और आजकल तो मैं केस देखा हूँ, हमारे तो आसपास कस्बे में होने लग गए कि पंडित जी को आप 101 रुपये दे दीजिए, कल तक जो 16 गुण मिल रहे थे आज उन्होंने 36 मिला दिए। 101 रुपये में? हाँ जी, क्या बात है। और ये बहुत आसान काम है, 101 रुपये में आप 36 गुण मिलवा लीजिए। बहुत सुंदर।
क्योंकि आपको नहीं पता ना जन्म कुंडली में क्या मिलाया जाता है। जी। अच्छा, जैसे जन्म कुंडली किसी को दिखाते हैं कई बार, तो वो कहते हैं इसमें दोष है। जैसे दोष शब्द सुनते ही जैसे रूह कांप जाती है, कुछ गड़बड़ हो गई है ज़्यादा, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। काल सर्प दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, तो ये दोष क्या होते हैं? सबसे पहले मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहूँगा। आप विपिन त्यागी हैं तो ये हो गया मांगलिक होना, मांगलिक योग। लेकिन आपकी मेंटेलिटी ऐसी है, आप गंदे लोगों की सोबत में आके गैंगस्टर बन गए, बदमाश बन गए, एक्सटॉर्शन मनी करने लग गए, लोगों को लूटने लग गए, ये हो गया दोष। जन्म कुंडली में यदि मंगल 1 4 7 8 12th हाउस पर बैठा है तो वो मांगलिक होना है। उस बंदे में लीडरशिप होगी, लोगों को हेल्प करने की उसमें कैपेबिलिटी होगी, आगे बढ़ के काम करने की चीज़ें होंगी, एग्रेसिवनेस और एरोगेंस होगी। लेकिन यदि वो नीच स्थिति में बैठा है, दूषित ग्रहों के साथ बैठा है, किसी से उसका मन नहीं मिल रहा, कमज़ोर है, तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। मांगलिक योग होना बहुत अच्छी बात है। मंगल दूषित है तो मंगल दोष कहलाता है। आम व्यक्ति को नहीं पता होता, सब कुछ दोष में चलता है। इट इज़ ए बिजनेस ऑफ फियर। तो दोष के उपाय करके उसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, कुछ समय के लिए शांत किया जा सकता है। वैसे मूल रूप से प्राचीन ज्योतिष इस बात को कहता है कि जब उम्र का 28वां साल आता है तो उसके बाद मंगल अपने आप शांत हो जाता है। मंगल की आयु 28 साल होती है। और मैंने अपने जीवन में हजारों केस ऐसे देखे हैं कि मेरे पास केस जन्म कुंडली बनाने आए, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि आपको मंगलिक वाला मैटर में लाना है, लड़का लड़की 30-32 साल के, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आवश्यकता मंगल की तो आयु पूरी होगी, उसका तो रिटायरमेंट हो चुका। अच्छा, अब आप उसको 100 साल तक खींचेंगे तो नहीं पार पड़ेगी ना। जैसे मंगल एक ग्रह है, हाँ जी, ऐसे 9 ग्रह हैं, हाँ जी। तो आप किसको सबसे स्ट्रांग ग्रह मानते हैं? साइंटिफिकली बताऊँ मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली? एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ एकमात्र सन है, सोलर, जी जो जीवन देता है, जो ऊर्जा देता है, और जिसका हम लोग बचपने में भी अभ्यास कर लेते हैं कि वो लेंस लेके जब उसका फोकल पॉइंट बनाते हैं, कागज में आग लग जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब कितनी जबरदस्त उसमें जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा है जी। और वही यदि हम ज्योतिष में देखते हैं तो सूर्य को आंख कहा गया है, अच्छा, सूर्य को राजा कहा गया, प्रशासन कहा गया, दादा कहा गया है, राजनीति कहा गया है। पिता भी एक हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन मूल रूप से दादा को ये कंट्रोल करता है। अच्छा और प्रशासनिक भी सेवा में आपको ये देता है जी। तो जो सब कुछ होल्ड होता है जीवन में, जिस किसी को सब कुछ हाई लेवल पे चाहिए और जैविक ऊर्जा भी चाहिए जीवन जीने की, तो वो सिर्फ सूर्य के पास है। और बाकी तो फिर अलग अलग ग्रहों की सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है जी। लेकिन साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं तो ये बात खगोलीय विज्ञान भी कहता है कि सूर्य से ज़्यादा शक्तिशाली अभी तक ब्रह्मांड में नहीं पाया गया कोई भी ग्रह। यानी साइंटिफिकली भी सूर्य ही है? हाँ जी। जो भी दर्शक मेरी बात से इनकार यदि करते हैं, गूगल कर लीजिए, अपना विज्ञान देख लीजिए। खगोलीय विज्ञान में भी ये बात कहा गया, सूर्य से बड़ा अभी तक कोई ग्रह नहीं मिला और उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ इसमें पूछनी चाहिए, जैसे ग्रह हैं फिर राशियां हैं, तो राशि बदलने से क्या प्रकृति बदलती है व्यक्ति की? अभी जैसे हम लोग स्टूडियो में अंदर एंटर हुए, आध्यात्मिक मीडिया लाइव कंसल्टेशन और व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ था जी। आप नेम प्लेट यदि चेंज कर देंगे तो विपिन त्यागी जी बदल जाएंगे। राशि बदलने से नेम प्लेट बदलना सेम होता है। जी। आपका बेसिक फीचर, आपकी जो मूल भाग्य आपके जीवन में जो होना है वो नियति ने आपके जन्म के समय खगोल में आकाश में जो ग्रहों की स्थिति उसके आधार पर लिख दिया है। अब आप नेम प्लेट और कपड़े कितनी बदलते हैं। लेकिन इसमें हमने देखा न्यूमरोलॉजी है, वो कहती है कि नाम में कुछ अक्षर ऐड कर लो, जोड़ लो तो कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। ये ऐसा एक संयोगवश होता है, बाय दी लक। कभी कभी किसी का तुक्का लग जाता है और वो आगे चल जाता है। भगवान सबको एक समय देता है। चंद्रा स्वामी को भी एक समय दिया था। एक बहुत बड़े विद्वान है डॉक्टर बीवी रमन अवार्ड, शायद उनका वही नाम है, केन राव, भारतीय विज्ञान भवन में जो ज्योतिष के अपने आप में बहुत बड़े विज्ञान है। जितने में हिंदुस्तान में बड़े ज्योतिषों से मिलाऊं, कहीं उनके पास डेकोरम पाखंड कुछ भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल गणना है ज्योतिष की वो फलित है वही है जी। तो ये एक साइंस है और साइंस की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नहीं, आपने जैसे पहले भी कहा कि वो नियति तय कर देती है कि आपको किससे मिलने के बाद आपका समय हाँ जी। परिवर्तन आएगा। मैं तो सिर्फ अपनी भाषा में ये कह सकता हूँ या एक नॉर्मल भाषा में, ज्योतिषी जस्ट लाइक ए मेडिकल स्टोर पर्सन। अच्छा। हु रीड द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। जी। एक नियति नामक डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये बीमारी है, ये समस्या, ये समाधान है और ये अब लेनी करनी है, ऐसा होना है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक क्योंकि जो ज्योतिषी उसको सिर्फ डिकोड करता है कि इसमें पैरासीटामोल लिखिए, एमॉक्सिसिलिन लिखिए, सिप्रोफिलॉक्सासिन लिखिए, जी तो वो अपनी रेमेडिकल इतना सा कर सकता है कि साहब फलानी फार्मास्यूटिकल्स की नहीं है तो इसकी दे दूं, जी 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 जेनरिक नहीं है तो इथेकल दे दूं, जी 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 मैं वही बोल रहा था नथिंग एल्स। डॉक्टर जो पर्चे पे लिखता है वो हमें नहीं पता होता, वो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है। उसको वो सिर्फ डिकोड करना जानता है। जी ही इज नॉट एस्ट्रोलॉजर, ही इज ए रीडर और डिकोडर। जी जी जी। तो मैंने तो अपने 30-40 साल के अनुभव में यही पाया
कि मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, बदल कुछ नहीं सकता। बहुत सही। हाँ, शांति के उपाय बता सकता हूँ, आपको मानसिक शांति मिल जाए। यहाँ एक प्रश्न और आता है, जी जैसे भाग्य और कर्म। जी। अभी हम भाग्य की बात कर रहे थे, नियति की बात कर रहे थे, तो कर्म और भाग्य में आप किसको प्रबल मानते हैं? बहुत खूबसूरत बात कही है। यदि मैं अपना मत और अपना अनुभव रखूंगा तो कोई इससे सहमत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको निजी अनुभव बताना चाहता हूँ। आपका ही अनुभव चाहिए हमें। वो अनुभव तो ये है कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। आपके भाग्य में यदि काम करना, मेहनत करना नहीं लिखा तो आप उठ के भी नहीं जा सकते। हाँ, हम इसको वर्तमान दौर पर प्रैक्टिकली कोई नहीं मानता, उसको मोटिवेशनल चीज़ चाहिए तो हम ये समझा सकते हैं कि भाग्य एक ज़मीन है और कर्म उस पर चलने वाला कदम है। जी। ज़मीन कच्ची हुई, बेकार हुई तो कदम डगमगाएंगे। कर्म निष्फल हो ज़मीन अच्छी हुई और कदम बेकार हुए हमारे तो ज़मीन का कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन दोनों ही यदि सही है, अनुशासित है, संतुलित है, जी। एक दूसरे के साथ चलने को तैयार है, एक पटरी पे ट्रेन के दो पहिए, जी। तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे जी। मेरे हिसाब से तो भाग्य और कर्म की यही परिभाषा है। भाग्य को आप प्रबल मानते हैं। जी, मैंने अपने जीवन में वही देखा, तो मैं तो लिखा पढ़ी की बात नहीं, अपनी बात कह सकता हूँ। जी। ज्योतिष को लेकर बहुत सारे भ्रम भी फैले हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ जी, बहुत खूबसूरत सवाल है। लोगों को ये वहम है कि एक ज्योतिष या ज्योतिषी उसका भाग्य बदल सकता है, उसके पास जाते ही उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जन्म कुंडली एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको एक ज्योतिषी डिकोड करना जानता है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसफिट है, मिस हैपनिंग्स होने की उसको संभावना दिख रही है, उसी में रेमेडी उसको दिख रही है, तो वो उसको बता सकता है। लेकिन लोगों ने और कुछ व्यावसायिक व्यक्तियों ने इसका एक डेकोरम क्रिएट किया हुआ है कि ये ज्योतिष से भाग्य बदला जा सकता है। बस यही भ्रम भ्रांति ऐसी है जिससे सबका धंधा चल रहा है। और एंडलेस चीज़ है, कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि चूंकि लॉकडाउन के बाद आर्थिक मंदी काफ़ी आई है ना, तो नया बिजनेस तो डेवलप होना है। क्या बात है। आज आप कल देख लीजिए, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ है उसके ठीक 3 महीने बाद सोशल साइट्स और ये सोशल एस्ट्रोलॉजी कितनी डेवलप होने लग गई। यानी व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो इधर भागता है। हाँ जी, और जब किसी को कोई धंधा भी नहीं मिलता ना, वो सब जगह फ्लॉप हो जाता है, तो अंत में वो ज्योतिषी बाबा या तांत्रिक बन जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ जी, मैं सहमत हूँ, गवाह हूँ इस बात का, मेरे पास अनुभव है। आप भी दर्शक लोग देखिए, किसी के चक्कर में मत फंसिए, खुद ऑब्जर्व कीजिए, खुद अपने हिसाब से तोलिए और फिर उसके बाद किसी के पास जाइए। आजकल की युवा पीढ़ी, कुछ मैं मिलता हूँ तो कुछ लोग तो ज्योतिष को बिल्कुल मानते नहीं हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनको कोई उपाय बताया है तो वो करते हुए दिखते हैं, बड़े मूर्खतापूर्ण से उपाय करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि नई पीढ़ी ज्योतिष को किस तरह से ले रही है? नई पीढ़ी इसको सीरियसली भी ले रही है और लाइटली भी ले रही है। मैं तो इतने साल मैंने बॉलीवुड में बिताए, तो मैं तो देख रहा हूँ, आपको चलो बात को काट के मैं बताना चाहता हूँ, बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जी। सबके पास अपने करने के टोटम्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती है, और सबके पास अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक होते हैं। अच्छा। बताओ, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजर मैंने 25-26 साल बॉलीवुड में बिताए, जी। और लगभग सभी ये सेलिब्रिटीज से मेरे व्यक्तिगत और निजी संबंध है। आपने बताया था जी। एक तो अभी कुछ दिनों पर ही बहुत बड़े देशभक्त फिल्म स्टार जिनका देवलोक गमन हुआ, देशभक्त फिल्म स्टार, हाँ जी, मनोज कुमार, आप समझ सकते हैं। जी जी। खुद अपने आप में बहुत बड़े ज्योतिषी थे, लोगों को जानकारी नहीं होगी। अच्छा, हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर थे मनोज कुमार। हाँ जी, मैंने 20 वर्षों तक अपने जानने वालों के लिए उनसे होम्योपैथिकल रेमेडियो कंसल्टेशन की। क्या बात है। अच्छा। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, मेरे किसी जानने वाले का ब्लड कैंसर फर्स्ट स्टेज पे था, 3 महीने की मेडिसिन उन्होंने बताई और ब्लड कैंसर रिमूव हो गया। और ये किसी को पता नहीं है? किसी को पता नहीं है। जिनको पता है वो जानते हैं कि मनोज कुमार साहब पैसा नहीं लेते थे, वो होम्योपैथी के प्रति पैशनेट थे। अच्छा। साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन मैं साईं बाबा को प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन इतना सा ही जानता हूँ कि मेरे जो परदादा जी थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो साईं बाबा के बड़े अच्छे जानने वाले थे और काफ़ी बार मिले। जब भी वो शिरडी या महाराष्ट्र की यात्रा पर जाते थे अच्छा। तो उनसे मिलते थे, और मेरे दादाजी भी मिले उनसे। ओके। तो वो उनका यही कहना था, जैसा हम पुराने बही खातों में उनका लिखा हुआ देखते हैं, कभी एक बहुत अच्छा बुजुर्ग सा बूढ़ा सा व्यक्ति है, लेकिन उसमें अच्छा ये है कि वो सबका भला चाहता है। बस इतना सा मेरे परदादा जी ने उसमें उनका डिस्क्रिप्शन लिखा है। अच्छा। साईं बाबा का। अच्छा। तो यहाँ बात युवाओं पे चल रही थी, सब लोग सब कुछ मानते हैं, बस ये कि आपने कोट पहन लिया, मैंने जैकेट पहन लिया, किसी ने शर्ट पहन लिया, अपनी अपनी दुर्गंध को छुपाने के लिए, अपनी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए करते सभी हैं। सभी करते हैं। मेरी लाइफ में तो कोई एक्सेप्शन आया नहीं। कुंडली है, राशि हैं, ग्रह हैं, और बहुत सारे विज्ञान ज्योतिष के नाम पे चल रहे हैं। एक नाड़ी ज्योतिष भी है।
जी। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है? हाँ जी, ये एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। सप्तऋषियों ने भगवान शिव से बहुत सालों पहले दुनिया भर में पैदा हो चुके और आगे पैदा होने वाले लोगों के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तो भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी को अपने पास बिठा के उन सप्तऋषियों को अलग अलग जो ज्ञान दिया, उसमें से एक शाखा निकल गई भृगु ऋषि की, जिन्होंने भृगु संहिता का निर्माण किया। जी। और बाकी जो अलग अलग ऋषि थे लाइक वशिष्ठ, अगस्त्य वगैरह, उन्होंने उसको अपनी अपनी संहिता में लिखा। कालांतर में ये भोजपत्र पर लिखे हुए जो भविष्यवाणियाँ थी वो नष्ट होने लगी। हम्म। तो आंध्र प्रदेश के जो बैथीश्वरन कोयल नाम का गांव है, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने पुराने संस्कृत के बच्चों को बिठा के और तमिल के बच्चों को बिठा के कूट तमिल भाषा में, जो कॉम्प्लिकेटेड तमिल भाषा है, उसमें 1.5 फीट बाई 10 फीट की ताड़ पत्रों पे सोने की पेन से एनग्रेविंग करवाई। अच्छा। और वो भविष्यवाणियाँ तमिल भाषा में, जो गद्य अनुवाद था, इसको पद्य अनुवाद किया गया। अच्छा। लाइक पोइट्री में। और उसमें सिर्फ थंब इम्प्रेशन से ये बताया जा सकता है कि आने वाला जातक किस गाड़ी में बैठ के आया, उसका पिछला जन्म क्या था, वर्तमान में क्या है, अगला जन्म क्या है। इवन आपको जन्म कुंडली के विषय में जानकारी नहीं है तो वहाँ आपका डेट, टाइम, समय, प्लेस और आपके जन्म कुंडली वो बना के दे देंगे। केवल अंगूठे के निशान से? सिर्फ पुरुष होगा, व्यक्ति होगा तो दाहिने हाथ का अंगूठा, महिला होगी तो बाएं हाथ का अंगूठा। अच्छा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। वो सब एक दफ़ा ताड़पत्र निकालेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको सिर्फ यस नो में जवाब देना है। जैसे ही वो आपका पत्ता मिला, वो जो तमिल में लिखा हुआ है उसको हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको वो रिकॉर्डिंग करके दे देंगे। और आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका यदि विवाह नहीं हुआ है, किस लड़की से विवाह होगा, उसका घर कैसा होगा, उसका बाल कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो सब कुछ आ जाएगा। सब पता चल जाएगा? हाँ जी, आश्चर्यजनक। मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत सुंदर। मैं लगभग 100 से ज़्यादा नाड़ी, ज्योतिषी तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग करना जानते हैं, उनको इसके अलावा ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। मैं 100 से ज़्यादा नाड़ी रीडरों से मिला हूँ पूरे देश भर में घूम के, और जिन जिन से मैंने अपना ताड़पत्र निकलवाया, निकला, वो सबके रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें मेरे विषय में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। और चूंकि मैंने ज्योतिष में पिछले 30-40 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब मोर देन 75% चीज़ें ठीक है, सत्य है। तो जो वहाँ भविष्यवाणियाँ आपके विषय में की गई हैं वो सत्य साबित हो रही हैं? हाँ जी, क्योंकि उसमें किसी ज्योतिषी का हाथ नहीं है। भगवान शिव से सप्तऋषियों ने एक साथ बैठ के पैदा हो चुके और पैदा होने वाले असंख्य प्राणियों के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तो भगवान शिव माता पार्वती और पुत्रों के साथ जब बैठ के ध्यान से टूटते थे, मूड में बैठते थे, तो लोग उनसे पूछते थे, वो सवाल का जवाब देते थे। शैव तंत्र बन गया, विज्ञान भैरव तंत्र बन गया, जो उन्होंने माता पार्वती को सुनाया था। ऐसी अनगिनत तंत्र बने जो भगवान तो शिव जैसे से निकले। कहते हैं कि अंगूठे का जो निशान है हाँ जी। वो सबका भिन्न है, यानी पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनका भिन्न भिन्न है। हाँ जी। तो ये कैसे इतनी एक्यूरेसी, इतना डाटा वहाँ पर है क्या? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा तकनीकी फार्मूला, बहुत बड़ा उनके पास स्टूडियो सेटअप है। अच्छा। अभी अगले वर्ष में ये किताब आने वाली है जिसका नाम है अंगूठे से भविष्य जानिए। आपकी पुस्तक हाँ आने जी, वाली है? वो नाड़ी ज्योतिष से अलग है। अच्छा। उसमें एक्चुअल में थंब एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पे इस थंब से मालूम चल जाता है किसी का थंब देख के कि उसका जन्म लगन कौन सा है और व्यक्ति का चंद्रमा कौन सी राशि में, वर्तमान नाम कैसा है। अच्छा। और बाकी फिर एस्ट्रोलॉजिकल आप उससे कैलकुलेशन कर लिए जो उस पे इंप्रेशंस और जो फीचर्स लगे हुए हैं। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। और ये सचमुच एक साइंस है, ज्योतिष का विज्ञान और है। इस पे आपकी पुस्तक आने वाली है? हाँ जी, अगले वर्ष आने वाली है। उसका नाम भी है अंगूठे से भविष्य जानिए। वाह, यानी अब आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने भविष्य के बारे में केवल उस पुस्तक को पढ़ के जान सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि उसमें जितने नियम, कायदे या जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो सब कुछ लिखा हुआ है। एक ज्योतिषाचार्य के पास हम जाते हैं और कुछ प्रश्न अपने बारे में करते हैं, जी तो क्या उनके उत्तर बार बार जाने पे, अलग अलग समय जाने पे बदल सकते हैं? हाँ जी, देश काल परिस्थिति और आकाश में ग्रहों में गोचर की जो स्थिति होती है, इसके हिसाब से सवालों के जवाब बदलते ही हैं। बदलते हैं। मैंने खुद अपने साथ देखा है जी। कि मेरे पास, चूंकि मैं व्यावसायिक ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जब कोई फालतू और फ्री का ज्योतिषी मिल जाता है ना, तो पूछने वाले बहुत आ जाते हैं। ज़्यादा आते हैं। और कम से कम हमारे तो इसलिए आ जाते हैं, मारवाड़ी सेठों का खानदान है, 350-400 लोग तो हमारी फैमिली में ही है, फिर उनके रिश्तेदारियाँ। अच्छा। अब जिसको भी पूछना है, फ़ोन लगाया और मुझसे पूछ लिया आधी रात को कि सुबह की फ़्लाइट है, बुक करवाऊँ या नहीं। बहुत अच्छे। और इतना भी हम लोगों का दुरुपयोग होता है कि घर में वो जो टॉयलेट बनवा रहा हूँ उसमें कमोड़ किस दिशा में बनाऊँ, कैसे बैठ कर मैंने शिफ्ट करूँ। ये दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि भाई क्या मैं इसी काम के लिए बनाऊँ क्या। जी। पूछने को वो ये भी पूछ सकता था
कि भाई मुझे ये घर में जो मैंने बनाया, क्या आप इसका वास्तु देख के बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बात तो वही है, पूछने का तरीका। लेकिन वो पूछने का तरीका ये, उनको ये पूछना है किचन में, आग्नेय कोण में तो किचन बना दी, पर वो जो आपकी भाभी खड़ी होंगी उसका मुंह किधर होना चाहिए जी। और उसका टांग किधर होना चाहिए। तो भाई उसको चुड़ैल थोड़ी बनानी है कि पंजे पीछे कर लिया मुंह सामने कर लिया। जिस व्यक्ति के पास 1 BHK होगा या कोई बॉम्बे में एक चाल में एक खोली में रहता होगा, उसके पास कौन सा वास्तु अप्लाई होगा? वो तो अपनी परिस्थिति के अनुसार करेगा। रहा आपके सवाल का जवाब, हमारे पास जन्म कुंडली होती है। जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति, उसका छाप, उसका नक्शा, इट्स कॉल्ड ए मैजिक बुक ऑफ योर पर्सनल एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आकाश में ग्रहों का मूवमेंट होता है जी। कभी आप देखिए मीडिया में चलता रहता है, शनि फलाने दिन मार्गी हो जाएगा, बारकी हो जाएगा। अभी 7 जून को मंगल आ गया, अभी कुछ दिन बाद केतु सिंह में वैसे ही बैठा हुआ है, शनि चेंजेस होगा। ग्रहण भी लगते हैं। हाँ, वो भी लगते हैं, तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। लेकिन मेरा अपना 30-35 साल का जो छोटा सा अनुभव है, उसमें मानना है कि कोई इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। आज यदि शनि ट्रांजिट में चेंज हो रहा है तो मुझे 24 घंटे पहले से लेकर 72 घंटे बाद तक अपने आप स्वयं को अनुभव होगा कि उसका इफेक्ट मुझ पर गलत पड़ा है, सही अनुभव हो जाएगा। कोई ज्योतिषी कह नहीं सकता कि शनि जो ट्रांजिट कर रहा है, वो तो राशियों को मन बता देते हैं। आप टीवी पे देखिए, शनि बदल रहा है, तमाम राशियों के फल बताइए, ये होगा। तो साहब 150 करोड़ का हिंदुस्तान है, मोटा मोटी भी लेके चलो तो 10-12 करोड़ लोग एक राशि कहोगे, किसी पे तो फिट बैठेगा। बस यही तो आजकल का ज्योतिष है। आजकल जो ज्योतिष में चल रहा है ना, और जैसा आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ ये मैगी एस्ट्रोलॉजी है। मैगी एस्ट्रोलॉजी? यस। ये कैसी एस्ट्रोलॉजी है? हम लोग घर में मैगी खाते हैं, कितने मिनट में बन जाती है? ऐसे कहते हैं 2 मिनट। तो बस सबको ऐसा ही तो चाहिए, 2 मिनट रेमेडी, 2 मिनट प्रेडिक्शन, राइट। तो उसी तरह से एक नया बिजनेस डेवलप हो गया। शॉर्टकट लीजिए, मैगी एस्ट्रोलॉजी लीजिए। T20 का जमाना है, रील का जमाना है। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है तो पिज्जा पे जाइए। अच्छा। और ज़्यादा आप लग्जरियस फैसिलिटी है, आप और ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो कॉम्बो लीजिए विद कोक और पेप्सी और व्हाटएवर। तो वो सबके पैकेज बने हुए हैं साहब। क्या बात है, ये एस्ट्रोलॉजी तो आपने बहुत सर, जिसको जैसा चाहिए ना वैसा मिल रहा है। आप एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा, वैष्णो देवी आपको जाना है जी, तो वही 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के वहीं जाना पड़ेगा, या उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई हैं अपनी अपनी कि बेटा होम डिलीवरी दे दूंगी मैं जी। तो जितने लोग ज्योतिष के मूलभूत साधक हैं, मैं तो नहीं हूँ लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने पूरा जीवन ज्योतिष के प्रति समर्पित कर दिया, वो लाइमलाइट में कभी आते ही नहीं है साहब, उनके पास समय ही नहीं है। वो अपनी जिंदगी व्यस्तता में निकाल रहे हैं, ज्योतिष की साधना में निकाल रहे हैं। मुझे तो आज तक बड़ा आश्चर्य होता है मैं कि लोग इतने पॉडकास्ट में आते हैं, इतने उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, कब तो वो साधना करते होंगे साहब, वो कब क्या काम करते होंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक तो ये पॉडकास्ट ही चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील चलती है। तो ये कह सकते हैं आप, ये तो मैगी एस्ट्रोलॉजी हो गई जी, क्योंकि उनको 2 मिनट में सब कुछ करवाना है। वो आकर्षित करने के लिए लोगों को इस तरह से डिलीवरी करते हैं। तो फैलानी है साहब जी। अब डिस्प्ले ये तो है क्या, आप किसी बड़े शो में ज्वेलर्स के जाएंगे तो उसने डिस्प्ले बॉक्स बनाया हुआ है, राइट। तो ऑनलाइन तो यही, या तो थंबनेल अच्छा बना दीजिए और या फिर कोई सनसनी फैला दीजिए ताकि लोग आप तक पहुंच जाए। थंबनेल को अच्छा बनाने की कोशिश चल रही है जी। ये सब फिल्म का पोस्टर का खेल है साहब, फिल्म तो देखने के बाद पता पड़ेगी, बाद में पता चलेगा। पोस्टर अच्छा लगना चाहिए। यही कह सकते हैं कि आजकल के मैगी एस्ट्रोलॉजर देखिए, फिर पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, राइट। अच्छा, मेरा थोड़ा सा प्रश्न अगला भिन्न है। जैसे हमने देखा बहुत एस्ट्रोलॉजर रत्न के बारे में बात करते हैं, क्या रत्न वास्तव में प्रभावशाली होते हैं? हाँ जी, रत्न यदि सचमुच में रत्न के स्तर का है, आप सामान्य से पत्थर लेके बाजार से 200, 500, 1000 का पहन लेते हैं तो वो अपना इफेक्ट इसलिए नहीं करता, वो एक सामान्य पत्थर होता है। जेम का मतलब ही होता है कोई बहुत प्रीशियस चीज़ है। प्रत्येक रत्न कैसे निर्माण होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जो माइंस में पैदा होने वाले रत्न है, एक खास नक्षत्र में उससे पड़ने वाली किरण जब किसी पत्थर पर पड़ जाती है तो शनि की किरण जिस पर पड़ जाएगी वो पत्थर का वो टुकड़ा नीलम में बदल जाएगा। उसी पत्थर के टुकड़े पे यदि बृहस्पति के नक्षत्र की किरण पड़ जाएगी वो पुखराज में तब्दील हो जाएगा, और उसी पे यदि सूर्य की किरण पड़ जाएगी तो वो रूबी में यानी माणिक में तब्दील हो जाएगा। अच्छा। भगवान गणेश जी की कृपा और सौभाग्य देखिए, साउथ अफ्रीका जब मैं गया था तो लौटते टाइम मेरी किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी, उसके पास अपनी माइन से स्टोन की, वो पता नहीं गणेश जी की क्या कृपा रही, उसके संग होटल में हम बैठे, उसने मुझे एक स्टोन का पीस गिफ्ट किया। एक ही पीस में साहब, एक साइड नीलम है, बीच में पुखराज है और कोने पे माणिक्य। हाउ कैन इट पॉसिबल? एक ही पीस में? मेरे पास दुनिया का सबसे अनोखा रत्न है। हम लोग कभी अगले पॉडकास्ट में बैठेंगे तो मैं लेके आऊंगा। बहुत सही, ये कैसे संभव है? उस पत्थर के उस टुकड़े पर वो नक्षत्र की किरण पड़ती जा रही थी और वो उसको एक्सेप्ट करता जा रहा था।
अच्छा। तो पत्थर का निर्माण, रत्न का निर्माण ही ग्रहों की किरणें पड़ने से होता है, वरना तो सब पहाड़ तो इतना बड़ा होता है, टुकड़ा छोटा सा ही क्यों निकलता है पत्थर। उतने स्पेसिफिक हिस्से पे जब अंदर से उसकी ऊर्जा जागृत हो रही थी तो मैच हो गई। तो जब हम उस रत्न को पहनेंगे तो उस ग्रह से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसी का तो मोबाइल है, उसी का तो रिमोट कंट्रोल है। जी। तो बस आपको बटन दबाना आना चाहिए। यानी ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, ये बिल्कुल उसका रियल इफेक्ट डालता शुद्ध है। रूप से विज्ञान है, रत्नों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जी। और मेरी इस पे किताब आ भी चुकी है और आने भी वाली है, अच्छा। जिसमें रत्नों के विषय में ये भी बताया गया है कि 9 रत्नों के अलावा मैंने लगभग 156 रत्न तो मैंने देखे, 157 रत्न। 157 रत्न। हाँ जी। अच्छा। जिनको मैंने देखा उनमें से कई रत्नों को मैं लोगों के लिए इस्तेमाल भी करता हूँ। जैसे दर्शकों के लिए बताता हूँ, किसी को बॉडी में कहीं भी पथरी हो, इनिशियल स्टेज पे यदि हो, देखिए मैं कोई भ्रमित नहीं कर रहा, ना मैं आपको साइंस के अपोजिट ले जा रहा हूँ। यदि आपको जस्ट मालूम ही चला एक छोटी सी पथरी है या कहीं भी कोई कैलकुलाई है, तो बाजार में मिलने वाला एक सामान्य सा स्टोन है, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। दर्शक लोग गूगल पे ढूंढ सकते हैं, इसका असली नाम है जेमोलॉजिकल मेलाकाइट। आप इसको कितना ही बड़ा पीस लीजिए, चांदी की अंगूठी या पेंडेंट में गले में पहनिए, किसी भी दिन किसी भी समय, कोई विधि विधान नहीं है साहब। 2-3 महीने में आप अपना सोनोग्राफी करवा लीजिए, इनिशियल स्टेज की जो कैलकुलाई है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो चुकी होगी। स्टोन से स्टोन खत्म हो जाएगा? सर दोनों किडनी में 10-10 स्टोन थे। अच्छा। मेरे पास सोनोग्राफी मौजूद है, कोई मेडिसिन आज तक नहीं ली। नहीं लिया आपने? भगवान गणेश जी की कृपा। वो मेलाकाइट स्टोन, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं, दर्शक लोग गूगल कर लीजिए, बहुत अच्छा, उसका आसान है। नाम भी किडनी स्टोन ही है? हाँ जी, किडनी स्टोन के नाम से फेमस है, लेकिन जेमोलॉजी में उसका टेक्निकल नाम है मेलाकाइट। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जैसा ग्रीन वो होता है ना, ग्रेनाइट वगैरह बिछा होता है, जी जी। ऐसा स्टोन होता है। हम किसी पॉडकास्ट में रत्नों पे जब बात करेंगे तो मैं वो तमाम 157 रत्न लाऊंगा और आपको प्रत्येक की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। बहुत सुंदर। कि आप समुद्र यात्रा करते हैं तो उस रत्न को पहन लीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा। आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर्फ उस स्टोन को पहन लीजिए। आपको अभी मैंने पीछे कुछ लोगों को दिया था, मतलब क्या कहें, हमारे फैमिली के रिश्तेदार बच्चियाँ थी जिनको गायनोकोलॉजी की प्रॉब्लम थी। अब वो बार बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती। एक दिन मेरे पास मेरी भतीजी आई, यार अंकल, हमारे तो ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली, यार अंकल बहुत परेशान हो गई, अब तू कुछ बताए तो बता दे। मैंने, हमारे यहाँ का लाली बोलते हैं बच्ची को, मैंने लाली क्या बात हो गई, कि ऐसे ऐसे वो फलानी डॉक्टर ने एक पास जा कर परेशान हो गई और मेरे को 3 साल हो गए मेडिसिन लेते हुए, और तू इतने बड़ा ज्योतिषी बने, तेरे पास कुछ है नहीं। ठीक बात। ऑल ऑफ सडन बाई दी लक मेरे पास बैंकॉक से मेरे किसी फ्रेंड ने एक स्टोन की माला भेजी थी। और वो स्टोन की माला 2 ही चीज़ों में काम आती है, या तो किसी को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या किसी को कोई प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने सीजरियन बता दिया हो, तो उसको पहनने से नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत विशेष बात है, दर्शकों को ध्यान रखिए। खास तरह का स्टोन आता है जो पाइल्स स्टोन के नाम से आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं। इसका असली नाम है पिक्चर जैस्पर। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, पिक्चर जैस्पर नाम से स्टोन आता है। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो चांदी की अंगूठी में पहन लीजिए, आपकी पाइल्स, ड्राई पाइल्स तो आपकी 2 महीने में खत्म हो जाएगी बिना मेडिकेशन के। क्या बात कर रहे हैं आप? और जिनको स्त्री रोग की समस्या है, गायनोकोलॉजी की, वो कोई एक माला या जेमलेट पहन लीजिए हाथ में। आपका जो पीरियड्स का जो चेंजेस आता है या और भी कोई समस्या है, स्लोली डिसॉल्व होती चली जाएगी सर। यानी ये इतना अपने आप में इतना बड़ा वृहद सर टॉपिक विज्ञान है, विज्ञान। मैं तो दोबारा एक पॉडकास्ट सर कर मैं सकते तो हैं। स्टोन का नाम बता रहा हूँ, कुछ छुपा भी नहीं रहा कि भाई मैं कोई मंत्र सिद्ध करके दूंगा सारी या बातें मुझे बहुत चौंकाने मिलेगा। वाली आपने बताई हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए और मैं उसमें कोई सिद्धि फूंक कर दूंगा। साहब बाजार में मिलता है, लीजिए, होता है नहीं जी। क्या बात। और सस्ते सस्ते स्टोन है। मैंने आपको मेलाकाइट का बताया ना, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए में आपको इतना बड़ा स्टोन मिल जाएगा। 1500 रुपए की चांदी लगा लीजिए गले में, पहन लीजिए लॉकेट। अच्छा। पहले दिन सोनोग्राफी करवा लीजिए, 3 महीने बाद करवा लीजिए। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, बहुत अच्छे आपने दिया। ना तो स्टोन मैंने पैदा किया और ना मैंने उसमें कोई सिद्धि डाली। जी। चलिए, इस पे हम आगे फिर कभी दूसरी वार्ता करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ज्योतिष कई बार बता देते हैं मृत्यु के बारे में जी, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नैतिकता ये कहती है कि ज्योतिषी को कभी जन्म मृत्यु से संबंधित भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सभी ज्योतिषियों को जन्म कुंडली देख के मृत्यु का ज्ञान हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से या नियति चाहती है कि मृत्यु की भविष्यवाणी इस व्यक्ति तक, इस जात तक पहुंचनी चाहिए किसी भी माध्यम से, तो वो कोई भी हेडसेट ढूंढ लेती है। कोई नोकिया का, सैमसंग का, कौन सा खाली पड़ा है जिसमें हमें SMS डाला है, वो बंदा उसको बिना एडिट किए फॉरवर्ड कर दे। क्या बात है। तो ये भविष्यवाणी होती है, भगवान उस तक पहुंचा देता है। मैं भी एक खाली डब्बा था, भगवान ने सोचा कि चलो इसी को भर देता हूँ। जैसे भगवान राम ने नवमी तिथि को भरा था ना जन्म के लिए, जी। तो मुझे भी गणेश जी ने चुन लिया कि खाली डब्बा घूम रहा है, वैसे तो कोई काम आएगा नहीं,
चलो इसका इस्तेमाल करके मैसेज तो भेज दिया ये जो आप आइडियाज देते हैं, क्या इसी की वजह से आपको आइडिया बाबा कहा जाता है? हाँ जी, बस मेरे चाहने वालों ने मेरा नाम रख दिया, क्या वरना ना तो मैं कोई बाबा हूँ, ना कोई साधु, न तांत्रिक। क्या बात बस गणेश जी की कृपा से थोड़ा सा ज्ञान है, जी। बस यही चीज़ है। वरना ज्योतिष हुआ, तंत्र मंत्र हुआ, ये सच मायने में आम आदमी के लिए जन उपयोगी नहीं है, दैनिक उपयोगी नहीं है। जब तक आपके जीवन में कोई विशिष्ट परिस्थितियां ना आए, आप इनके पास ना तो जाइए और ना का उनका उपयोग कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। भगवान ने आपको अपनी फैमिली दी है, अपना जीवन दिया, काम करने के लिए जॉब और व्यवसाय दिया है। सुबह उठते भगवान को धन्यवाद कह दीजिए, थैंक यू गॉड एंड हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि आज मैं पैदा हुआ हूँ। दूसरा दिन रात को सोने के बाद पता नहीं साहब उठते हैं कि नहीं उठता कोई, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। रात को जब सोए तो एक बार और धन्यवाद, भगवान आज का दिन बढ़िया निकाला। दो धन्यवाद दीजिए, किसी मूर्ति किसी मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं। और बाकी आपकी श्रद्धा और इच्छा, कहीं भी जाइए, ताकत शक्ति ऊर्जा तो सभी जगह है। जी। कोई ऐसी कुंडली आपने देखी, इतना बड़ा आपका कार्यकाल रहा है, आपने इस क्षेत्र में इतना काम किया है, जो बिल्कुल असाधारण लगी हो आपको? हाँ जी, बिल्कुल देखिए। और उस व्यक्ति का मैं लगभग 15-16 साल तक मैं निजी सलाहकार रहा हूँ। एक बहुत बड़े चर्चित राजनेता थे जिनकी सिंगापुर में किडनी फेलियर से मौत हुई थी। अच्छा। और विश्व का कोई राजनेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं था कि जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध ना हो, लेकिन उनकी कुंडली बिल्कुल सामान्य मानव वाली थी। ऐसे कौन थे? दर्शक कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, सब लोग जानते हैं, बड़े चर्चित हैं बॉलीवुड में भी वो। उनकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी बड़ी फेमस हीरोइनों के साथ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अमर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं आप? कह सकते हैं आप, बड़े अच्छे शख्स थे, व्यक्तिगत रूप से इतने अच्छे शख्स थे। उनका मुझसे कहना था कि आइडिया गुरु, वो मुझे आइडिया गुरु कहते थे। क्या आइडिया गुरु, मेरे पास लोग या तो अभाव में आते हैं या प्रभाव में आते हैं, मैं किसी को ना नहीं कह सकता। ये मान सकते हैं हम। हमें अमिताभ बच्चन और उनके कनेक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी उस विषय में हम लोग अगली बार बात करेंगे, मैं आपको खुल के बताऊंगा उसके पीछे की डार्क रियलिटी। अच्छा। 2 लोगों से उनके कनेक्शन टूट तो गए, लेकिन जनता को ये नहीं पता क्यों टूटे। जी बिल्कुल। तो वही कारण पे हम लोग अगली एपिसोड में डिस्कशन करेंगे पूरी सच्चाई के साथ। जी। मैंने 16 साल इनके साथ जीवन बिताया, तो मैं इनकी शख्सियत को जानता हूँ। जितने राजनेता हिंदुस्तान में हैं, इनसे बड़ा कोई तांत्रिक और ज्योतिषी नहीं था, इतना इनको ज्ञान था, अगाध ज्ञान। और कुंडली इनकी बहुत साधारण थी। लेकिन अभी हमने जो कुछ देर पहले बातचीत की, या हमने एक पिछले पॉडकास्ट में शक्तियों पर डिस्कशन किया था, तंत्र की शक्तियों पे, तो वो इन्होंने साधना और सिद्धियों से अर्जित की, लेकिन सिर्फ को खुद को बचाए रखने के लिए, कभी इन्होंने उसका मिसयूज नहीं किया। अच्छा। ये बात मैंने इनके साथ रह के देखी है, समझिए, जाना है। लोगों ने इनका सिर्फ डार्क जोन देखा है, मैंने इनका प्रीशियस जोन देखा है, ग्लोरीफाई जोन देखा है इनका, व्यक्तित्व का वो हिस्सा कि जो शख्स रात को 3 बजे सो पाता है क्योंकि इसके फार्म हाउस पे कोई मिलने वाला आ गया, कोई तकलीफ में है। मुझे एक बार उन्होंने रात को, छोटा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा एक घटना, मुझे एक दफ़ा उन्होंने रात को 9 बजे बुलाया था। मैं जब दिल्ली आके पहुँचा, क्या आइडिया बाबा मिलने आना, रात को डिनर पे बैठेंगे। मैं 9 बजे पहुँच गया तो मुझे उनके सेक्रेटरी ने बताया कि सर किसी के पास बैठे हुए हैं, आप बैठ लो जब तक कि आप अंदर घर में चले जाओ। फार्म हाउस में उनका ऑफिस है, वो घर। तो मैं सेकंड ऑफिस में उनके में बैठ गया, क्योंकि वहाँ आदमकद लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी हुई थी और उस पर वो साधना करते थे। अच्छा। तो मैं वहाँ बैठ गया, वहीं उनकी लाइब्रेरी थी। चूँकि मुझे किताबें पसंद है तो मैं वहाँ बैठ गया। मैं 9 बजे का बैठा हूँ साहब, 1 बजे वो मेरे पास आके पहुँचे। अच्छा। तो मैं उनको भाई जी कहता था। मैंने कहा भाई जी आज इतना समय, रोटी वोटी का क्या जुगाड़ हुआ, अपन तो खाने के लिए बैठने वाले थे आज। तो उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही कि पांडिचेरी से कोई हस्बैंड वाइफ आए थे और उनके संग पुलिस के साथ कोई भी ऐसी घटनाएं हो गई थी कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा आइडिया गुरु, वो बेचारे पांडिचेरी से इतनी आशा और विश्वास और उम्मीद के साथ मेरे पास आए, उनकी ट्रेन का बस का समय ऐसा हुआ कि मेरे पास आके 8:30 बजे पहुँचे। जब वो इतनी विश्वास से आए तो मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने यदि मुझे माध्यम बनाया तो ऐसा मौका क्यों चूकूँ। जो मेरे वश में था मैंने कर दिया, इसलिए इतना समय लग गया। उसके बाद हमने भोजन किया, बात करने बैठे। उसके बाद वो शख्स 3 बजे सोया है। तो लोगों ने उसका एक हिस्सा देखा है, बॉलीवुड या उनका जो ग्लोरिफिकेशन था, उनका डेकोरम था, किसी को उसकी व्यक्तिगत शख्सियत का नहीं पता। ये भी था कि अमर सिंह ने जिसकी उंगली पकड़ ली वो तर गया। सचमुच सच बात है, जिसकी भी पकड़ ली। जी। वो ये कहते थे, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कि लोग मेरे पास अभाव या प्रभाव में आते हैं। जी जी बिल्कुल। सिर्फ 1-2 लोग, ये आप हुए, मेरी पत्नी हुई, मेरा भाई हुआ, या 1-2 लोग जो मेरे साथ स्वभाव में है। मैं आप लोगों के साथ जिंदगी जीता हूँ। जी। उन लोगों के लिए, मुझे भला करने के लिए भगवान ने बनाया एक माध्यम। तो ये उनकी शख्सियत का एक बहुत अच्छा हिस्सा था। जी।
तो ये आपने बहुत अच्छा बताया अमर सिंह जी के विषय में कि अभाव, प्रभाव और स्वभाव। जी। उस बंदे को ये नॉलेज थी, उसको ये समझ थी कि कौन अभाव में आता है, कौन प्रभाव में और कौन स्वभाव में। लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों विरोधियों को भी कभी निराश नहीं किया। जो उनके घर पे ऑफिस में आ गया, सबको उन्होंने अपनी क्षमता तक सपोर्ट किया। सबको किया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने दो दो घड़ियां बांधी हुई हैं, एक बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में। ये क्या राज है? ये कोई विशेष बात? आपने पकड़ लिया। मैं इसको अगले साल रिवील करना चाह रहा हूँ। ये एक विशिष्ट ज्योतिष है, इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी, हथ घड़ी ज्योतिष। रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी। अच्छा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। समय सही है तो सब कुछ सही है। जी। तो हम लोग जो तकनीक के गुलाम हैं, तकनीक का साथ रहे, तो हमारे पास एक घड़ी तो है जो समय बताएगी हमारा। जी, ठीक बात है। समय को ठीक करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी है। आप हमेशा चलने वाली अच्छी लग्जरियस और प्रीशियस घड़ी पहनिए। मुझे कुछ ऐसी घड़ियों के मॉडलों के बारे में और कंपनियों के बारे में जानकारी, ठीक है, ना तो मैं उनको प्रमोट करना चाहता हूँ और ना मैं ये कहूँगा कि वो इतने लाखों रुपए वाली घड़ी एक आम आदमी पहने, लेकिन उन घड़ियों से आदमी अपने जीवन की कुछ दशाओं दिशाएं अच्छे से महसूस कर सकता है। अच्छा, लाइक मी। महसूस ही कर सकता है या ठीक भी कर सकता है? ठीक उसको खुद को महसूस होगा। मैंने एक हाथ में टाइटन की घड़ी पहनी हुई है, दूसरे हाथ में पटेक फिलिप की घड़ी पहनी हुई है। दोनों की कॉस्टिंग का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी। अपने आप में जमीन आसमान का अंतर है। एक घड़ी समय बताती है, दूसरी घड़ी मेरा समय बताती है। अच्छा, बस यही हथघड़ी ज्योतिष है। तो इसमें बाएं दाएं हाथ का भी कुछ रोल है हाँ क्या? जी, और इसका भी रोल है। घड़ी का पट्टा कैसा होना चाहिए, डायल कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए। अच्छा। इस विषय पे एक बहुत लंबी डिस्कशन है, या तो हम एक पॉडकास्ट में करेंगे या नेक्स्ट ईयर जन्माष्टमी के बाद में एक जो किताब आने वाली है जिसका नाम है रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी। इस पे भी आप पुस्तक लाने वाले हैं? हाँ जी, लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस टाइपिंग में चल रही है। क्या बात है। मैं इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में खोल देना चाहता हूँ कि 150 करोड़ के हिंदुस्तान में कम से कम 50 करोड़ तो ज्योतिषी बन जाए। बेरोजगारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी साहब। 50 करोड़ ज्योतिष बन जाएं? साहब आपने टैरोट कार्ड के विषय में सुना है? 78 कार्ड होते हैं, 1000, 1500, 2000 का कार्ड खरीदिए आप किसी भी ऑनलाइन साइट से। जी। उसको सीखिए, फिर लोगों के सामने बताइए मैंने ये सिद्ध किया है, वो सिद्ध किया है। हाँ। मैंने उसके जस्ट अपोजिट, हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक 5 रुपए 10 रुपए की ताश की गड्डी होती है, 52 ताश के पत्ते, एक जौक और एक खाली, जी। 54 पत्ते हो गए। मैंने 54 पत्तों पर गणेश जी की कृपा से एस्ट्रोलॉजिकल नियम और फिलॉसफी और उसके प्रेडिक्शंस बना दिए। यानी आपने ताश के पत्तों को। बहुत रिसेंटली बुक आई है, ताश के पत्तों से भविष्य जानिए। अरे, अब आप सोचिए सर, 200 रुपये 150 रुपये की एक किताब, क्योंकि देखो पब्लिशर क्या कीमत रखता है मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल 200 रुपये की किताब खरीदी है, 20 रुपये की ताश की गड्डी। 220 रुपये में आप घर बैठे ज्योतिषी नहीं होगे साहब। यानी आप अपनी रेमेडी खुद देख सकते हैं? सर प्रिडिक्शन खुद देखिए, सामने वाले को बताइए कि जब क्यों जाइए साहब। टैरोट कार्ड विदेशी पद्धति है, ताश के पद्धति से पहले तो हमारे यहाँ चौपड़ चलती थी। जी बिल्कुल, पुरातन पद्धति वही है। तो वो सब ज्योतिष की बहुत पद्धतियाँ ये 365 से ज्यादा ज्योतिष की गुप्त प्राचीन पद्धतियों पर तो मैंने शोध किया है, जो हिंदुस्तान में लुप्त हो गई। यानी आपने ज्योतिष को सर्वसुलभ बना दिया। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जो करता हूँ उसका नाम है एक्स्ट्रोलॉजी। एक्स्ट्रोलॉजी? हाँ जी, मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। आपको सर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? सर एक्स्ट्रोलॉजी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रोलॉजर क्यों, सर मैं एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। क्या बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को कोई ग्लोरीफाई कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई अगाध ज्ञान है। मैं तो सब किताबें पढ़ने का शौकी हूँ। जी। हवेली में भाई पढ़िए थोड़ी सी 1 लाख 1.5 लाख किताबें। 1 लाख 1.5 लाख? हाँ सर, लोग देखने आते हैं, मिलने आते हैं तो सब पागल हो जाते हैं। कई लोग तो किताब के पन्ने पलट के देखते हैं, आपने पढ़ी है? मैंने कहा भाई प्रत्येक किताब पे पीछे साइन किया हुआ है और डेट लिखी हुई है किस दिन किताब को पढ़ के कंप्लीट किया है। अच्छा। तो मैं इसलिए अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं एक्स्ट्रोलॉजी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलिए बात मैं आपको बताता हूँ सर, आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें हो रही थी, तो उस वक्त मैंने आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक शब्द का इस्तेमाल किया था। जी। तो आप कह रहे थे कि मैं तो एक ऑर्डिनरी मैन हूँ। जी। तो आपको यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा तो सर आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? क्लियर नहीं है। आपने भी कहा था ना ऑफिस में कि मैं ऑर्डिनरी मैन हूँ, जी। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मुझे एक्स्ट्रा की आवश्यकता है। वो एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है सर। आप फिल्म लाइन में हो, आप डॉक्टरी में हो, आप मीडिया लाइन में हो, बस एक्स्ट्रा करते जाइए। क्या बात। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। वाह। ऐसा साधारण को असाधारण बनने के लिए ए का असीमित जोड़ना है, ए का अगाध जोड़ना है। जी। इसके लिए कोई साधना सिद्धि की आवश्यकता तो नहीं इस है। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उसमें आप एक्सट्रीम कंडीशन पे काम कीजिए, एक्स्ट्रा काम कीजिए, आप एक्स्ट्रोलॉजर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ साहब हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एस्ट्रोलॉजर पैदा होना चाहिए। विश्व को पता पड़े कि हम लोग थर्ड वर्ड नहीं है, हम लोग फर्स्ट वर्ड है।
दुनिया जो कहती है ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, शून्य तो हमने दिया बाबा। ठीक बात। उसके बाद गणित आपने चलाई है, हमने पुष्पक विमान दे दिया, आप बाद में कहते हैं हवाई जहाज हमने बनाया। जी ठीक बात है। मैं तो सर अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। मैं कुछ साउथ के मंदिरों में गया था, वहां मैंने एक मूर्ति, एक स्कल्पचर ऐसा देखा दीवार पर बना हुआ, एक व्यक्ति तो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, दो लोग खड़े, तीसरा व्यक्ति हाथ में कुछ मोबाइल जैसा लेके कान पे बात कर रहा है। मेरे पास उसका फोटो रखा हुआ है। आप फोटो लेके आए हैं उसका? जी, मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा। तो क्या उस टाइम कोई तो साधन ऐसा रहा होगा? आज हम सीसीटीवी की बात करते हैं, धृतराष्ट्र को वो संजय ने महाभारत का युद्ध दिखाया था, जी बिल्कुल। तो सर वही सीसीटीवी वाला तो सिस्टम था ना, सीसीटीवी कैमरा। कि उसके पास वो कनेक्टिविटी थी, उसने वहाँ कैमराज लगा के जी ब्लूटूथ वाले और उनको सीसीटीवी पे लाइव दिखा दिया। तो सर एस्ट्रोलॉजी और दुनिया में कुछ भी हो, एक्स्ट्रा कीजिए, एक्सट्रीम लेवल पे कीजिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाइए। बहुत अच्छे। और बस आपके साथ गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। यानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको केवल एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, ऑर्डिनरी तो आप हैं ही। ना तो साधना की ना सिद्धि की। क्या बात है। तो हमारे आइडिया बाबा ने आपको जीवन जीने का एक बेहतरीन पद्धति आपके सामने लेके आए हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस। तो आज इतनी अच्छी बातचीत आपसे रही, बहुत आनंद आया। और आपने जो अपनी पुस्तकें जो बनाई हैं, लोगों के लिए लिखी हैं, जिससे लोग इनको सीख के आगे बढ़ें, और आपका जो उद्देश्य है कि 150 करोड़ की जनता में कम से कम 50 करोड़ ज्योतिष हों जो अपने आप पे या दूसरों के लिए ऐसे उपाय ऐसे स्वयं कर सकें, लुटे ना कहीं। एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट खुल जाएगा ना साहब देश में। बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी खुलेगा, आपका कहना है। फिर हमें किसी गवर्नमेंट को ऑफेंस नहीं करना पड़ेगा कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी। हम तो खुद नहीं ठल्ले बैठे हैं साहब, हम काम नहीं करना चाहते। तो आपने जो ये पद्धतियाँ नई नई जो इजाद की हैं, जो हमने पहली बार अपने पॉडकास्ट में भी ली हैं, इन पे हम बाकी आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे। तो इनको सर्वसुलभ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आने के लिए इतनी दूर से आप पधारे हैं, आज हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं आपके साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। धन्यवाद। जपनाम ओम गंगणपते नमः। तो आइडिया बाबा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कुंडली मिलान सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि दो लोगों की सोच, स्वभाव और ऊर्जा का मेल है। और जो उपाय सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वो हर किसी के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं। ज्योतिष एक गहरा विज्ञान है, कोई जादू या डराने वाली चीज़ नहीं। इन सब के अतिरिक्त आइडिया बाबा ने हमें बहुत सारी ऐसी नई पद्धतियों के बारे में भी बताया जो ज्योतिष का ही एक स्वरूप हैं। उन्होंने उस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, और बहुत सारी उनकी बुक्स अभी छपकर आने वाली हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। हम और अन्य रोचक जानकारियों के साथ, कुछ और पहलुओं के साथ आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।